नमस्ते साथियों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 एनसीईआरटी आरबीएसई में भी यही सिलेबस है। तो राजनीति विज्ञान हमने शुरू कर रखी थी, उसका चौथा लेसन है सत्ता के वैकल्पिक के अंदर 3 हमने पढ़ लिए। पहला था शीत युद्ध का दौर, दूसरा था दो ध्रुवीयता का अंत और तीसरा था समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। जो हमने अमेरिका का दबदबा देखा था उसी से कनेक्टेड है कि अमेरिका को चुनौती देने वाले कोई देश हैं या कोई संगठन है विश्व में, कोई बचा है या नहीं बचा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें देखो, हमें एक तो महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन यूरोपीय संघ है और दूसरा आसियान है, उसके बारे में, दोनों के बारे में डिटेल से हम जानेंगे। सत्ता के वैकल्पिक के अंदर का एक ही वीडियो आएगा, एक ही वीडियो में छोटे बड़े सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग हमने इनको तैयार किया है। तो इसको अच्छे से आपको तैयार करना होगा, फालतू का कोई सिस्टम नहीं है और कम भी नहीं है। इतना अगर याद कर लेते हो तो बहुत है, ये कम नहीं है। तो देखो, जो हमारा चौथा लेसन है उसको हम शुरू करते हैं। चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। दोस्तों, पूरी राजनीति विज्ञान करवा रही है, प्ले लिस्ट में जाकर आप देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो 1991 में शीत युद्ध के अंत के बाद देखो, ये चीज़ें तो पहले के लेसन में बताई गई है कैसे अंत होता है शीत युद्ध का। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं कि 1991 में शीत युद्ध के अंत के बाद सोवियत संघ के विघटन के बाद द्विध्रुव का अंत हो गया। जैसे कि दो ध्रुव का अंत हमने देखा था, फिर अमेरिकी वर्चस्व देखा था, इसी से कनेक्टेड ये लाइन है कि 1991 में शीत युद्ध का अंत हो जाता है। उसके बाद में एकमात्र जो महाशक्ति या ध्रुव बचता है वो अमेरिका होता है। और आज विश्व में स्वतंत्र देशों ने मिलकर अनेक असैनिक संगठन बनाए। देखो, फिर क्या है कि कई देश मिलकर असैनिक संगठन भी बनाते हैं, जिसमें मुख्यतः हम पहला पढ़ेंगे यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन, दूसरा आसियान और चीन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि चीन भी है वो काफ़ी 1950 के बाद तीव्र गति से प्रोग्रेस कर रही है और माना जा रहा है कि ऐसा ही सिस्टम चलता रहा तो 2040 तक ये विश्व की एक नंबर की महाशक्ति बन जाएगी। और हो भी सकता है ये कोरोना के कारण तो इस चीन को इतना बेनिफिट हुआ है, चीन का वायरस माना जा रहा है, चीन की दवाई, तो इस प्रकार से ये अमेरिका को ये कोरोना वायरस ने भी काफ़ी आघात पहुंचाया। तो चीन हो सकता है कि 2040 में विश्व की एक नंबर की महाशक्ति बन जाए। तो उसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। तो देखो, जिनका मुख्य उद्देश्य, जो ये संगठन बनाए जा रहे हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास है और अमेरिका की चुनौती से इनका निपटना कार्य है। मतलब कि इनका जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि कई देश मिलकर आपस में आर्थिक विकास करें। और अमेरिका जो मनमानी करती आ रही थी, जो तीसरे लेसन में हमने देखा था, कई ऑपरेशन चलाए, इराक पर हमला किया था, तो इस प्रकार से इस मनमानी को भी रोका जा सके, उसकी चुनौती को निपटा जा सके, इसके लिए ये क्षेत्रीय संगठन बनाए गए थे। ये सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर कर आ रहे हैं। अब आपको देखो, महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यूरोपियन संघ के बारे में आपको जानना होगा। तो अमेरिका ने, देखो, यूरोपीय संघ से पहले एक लाइन आपको याद रखनी है कि अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए बहुत मदद की। इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 के बीच में, और उसके बाद जो शीत युद्ध चला था, है ना, शीत युद्ध चला था, तो उसमें हमने देखा था कि 1961 में बर्लिन की दीवार बना दी जाती है, जर्मनी का 2 टुकड़ों में विभाजन हो जाता है। पश्चिमी क्षेत्र था वो अमेरिका के अधीन था, पूर्वी क्षेत्र था वो सोवियत संघ के अधीन था। लेकिन यूरोप महाद्वीप को काफ़ी हानि उठानी पड़ी, द्वितीय विश्व युद्ध में भी और शीत युद्ध में भी उसको काफ़ी हानि उठानी पड़ी। जो पश्चिम के देश कनेक्ट थे अमेरिका से, उनके पुनर्गठन के लिए, उनके पुनरुत्थान के लिए, उनको जीवित करने के लिए, उनको विकास करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका ने मदद की। ठीक है, तो अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए बहुत मदद की और इससे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। अब सीधा सा प्रश्न आप लोगों के लिए कि मार्शल योजना क्या है, तो क्या लिखोगे कि अमेरिका ने यूरोप के पुनर्गठन के लिए जो आर्थिक सहायता की, जो पुनर्गठन के लिए जो मदद की, वो मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। फिर 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की। कुछ छोटे संगठन भी बनाए गए। तो देखो, 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की थी, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद की गई थी। तो पश्चिमी यूरोप के देशों को, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि वो तो उसके अमेरिका की ओर कनेक्ट थे, उसके अधीन थे, तो उसकी मदद की गई। फिर 1957 में 6 देश 1957 में 6 देश कौन कौन से? फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और
लक्जमबर्ग ने रोम संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने राजनीतिक स्वरूप लेना शुरू कर दिया था। तो इस आर्थिक क्षेत्र के लिए बनाया गया, लेकिन धीरे धीरे देखो ये देश मिलकर राजनीतिक स्वरूप इसमें लेना शुरू कर दिया था। और उसके बाद होता क्या, 1992 आपको याद रखना महत्वपूर्ण चीज़ है, डेट महत्वपूर्ण है। 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि के द्वारा यूरोपीय संघ का गठन हुआ। तो आपको इतना याद रखना है, यूरोपीय संघ का गठन कब हुआ, 1992 में हुआ। कब हुआ, 1992 में। 1992 में क्या हुआ, यूरोपीय संघ का गठन हुआ। फिर जनवरी, उससे पहले देखो थोड़ी सी देखते हैं कि जनवरी 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन ने भी यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ली थी, जो समुदाय पहले से चलता आ रहा था उसकी। लेकिन यूरोप का जो बड़ा संघ था, यूरोपीय संघ के नाम से जो जाना गया, वो 1992 में इसकी स्थापना होती है। फिर जून 1979 में यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव हुआ। अक्टूबर 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। ये छोटे प्रश्न थोड़े फैक्ट बता रहा हूँ, ये इससे कनेक्ट नहीं है। आप ये देखोगे कि पहले 1992 आ गया, फिर ये वापस पीछे जा रहा है, क्या है। तो एनसीईआरटी का सिस्टम ही ऐसा है, कभी आगे कभी पीछे, ऐसा ही है, चलता जा रहा है। जैसे किसी फिल्म में होता है ना, जब कोई चीज़ याद आती है तो फिर उसको दिमाग में ब्लैक पर्दा सा डालकर रिवर्स करके उसको पीछे की वापस दिखाते हैं, है ना, वो सिस्टम होता है ना। तो वैसा ही एनसीईआरटी में। तो अक्टूबर 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। बर्लिन की दीवार जो 1961 में बनाई गई थी उसको तोड़ दिया गया। फिर 2012 देखो, जनवरी 2002 में नई मुद्रा यूरो सदस्य देशों ने अपनाया। देखो यहाँ सीधा सा एक फंड है कि 1992 में यूरोपीय संघ का गठन हुआ था। वर्तमान में इसमें 28 सदस्य देश हैं। 28वां है क्रोएशिया, ठीक है। इसका मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है, जो बेल्जियम की राजधानी है, ठीक है। और इसका जो मुद्रा है वो यूरो है। जैसे भारत का रुपया है, अमेरिका का डॉलर है, इसका यूरो है, ठीक है। उसके बाद में देखो कि 2012 में यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। जो ये यूरोपीय संघ है इसको नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। कब मिला, 2012 में मिला। सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। सैनिक ताकत की अगर हम बात करें तो यूरोपीय संघ के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। यूरोपीय संघ के 2 देश ब्रिटेन और फ्रांस के पास परमाणु हथियार भी है, वीटो पावर है। कौन कौन से देश के पास, ब्रिटेन और फ्रांस के पास। अंतरिक्ष विज्ञान, संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ दुनिया का दूसरा स्थान रखता है अपने आप में। तो ये अमेरिका को सीधा सीधा चुनौती देने वाला बन चुका है। फिर यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य क्या थे, किन उद्देश्यों से यूरोपीय संघ का गठन किया गया। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट मैं बता रहा हूँ, अगर इनको याद कर लेते हो तो यहाँ से बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। अच्छे से इनको तैयार करें। यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य आप देखें तो एक समान विदेश और सुरक्षा नीति, क्योंकि कई देश मिलकर जो ये संगठन बनाया था, तो इसमें यह कहा गया कि सभी की विदेश नीति एक जैसी हो, सुरक्षा की नीति हो, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों में एक दूसरे का सहयोग हो, एक समान मुद्रा का चलन हो और वीजा मुक्त आवागमन हो। जो इसके सदस्य होंगे उनके वीजा की जरूरत न पड़े। और ये उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक की, ये आप देख लो कि यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करना लगा, ठीक है। यूरोपीय संघ था एक बड़े राष्ट्र की तरह ये कार्य करना शुरू कर दिया। इसका अपना झंडा है, इसका अपना राष्ट्रगान है, इसका अपना स्थापना दिवस है, इसकी अपनी खुद की मुद्रा है। यूरोपीय संघ का झंडा सोने के सितारे के घेरे के रूप में वहाँ के लोगों की पूर्णता, समग्रता, एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। तो यूरोपीय संघ में जो गोल्डन कलर के 12 झंडे उसमें दिए गए, सितारे दिए गए हैं 12 कलर के, और ये उस देखो सोने के सितारे घेरे के रूप में राउंड उसमें 12 सितारे गोल्डन कलर के दिए गए हैं। जो ये 12 संख्या ये उनके लिए शुभ माने जाती है। वहाँ के लोगों की पूर्णता, समग्रता, एकता और मेल मिलाप का ये प्रतीक है, ठीक है। उसके बाद में दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ और आसियान, अब इसके बारे में आपको ध्यान देना है। यूरोपीय संघ में अगर इतना याद हो जाता है तो आपके लिए काफ़ी है। दक्षिणी पूर्वी एशिया राष्ट्र संघ, जिसे आसियान कहा जाता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो आसियान का गठन है वो अगस्त 1967 में हुआ था। कब हुआ, अगस्त 1967 में हुआ। इसके संस्थापक देशों की अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर हैं। तो ये इसके संस्थापक देश है। आपको छोटा प्रश्न में तो ये याद रखना है कि आसियान का गठन कब हुआ, अगस्त 1967 में हुआ। और इसके जो स्थापना संस्थापक देश हैं वो कौन है,
तो ये हो गए इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस। ठीक है, अब आसियान बनाने का उद्देश्य क्या था? तो इसके सदस्य देशों के आर्थिक विकास को तेज करना था। सभी गठन अगर देखो एकजुटता क्यों दिखाएंगे? आर्थिक विकास के लिए दिखाएंगे। इसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को हासिल करना था। कृषि, व्यापार, उद्योग के क्षेत्र में परस्पर सहयोग कायम करना था। कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करके क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ाना था। ये इसके उद्देश्य थे। फिर आसियान की भूमिका क्या थी, उपलब्धियां क्या थी, इसकी प्रासंगिकता क्या थी, उपयोगिता क्या थी? कोई भी अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या लिखोगे कि आसियान है आर्थिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, सांस्कृतिक विकास और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहा है। बिल्कुल पूर्णतः ये सफल रहा है। 1991 के बाद भारत ने पूर्व की ओर जो नीति अपनाई और अमेरिका और चीन ने भी मुक्त व्यापार के क्षेत्र में बनाने की ये जो रुचि दिखाई है, ये आसियान के कारण ही संभव हुआ है। भारत आसियान के साथ मुक्त व्यापार संधि करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, भारत ने आसियान के 2 सदस्य देश कौन कौन से, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया। मुक्त व्यापार क्या होता है? जिस पर कोई टैक्स वगैरह न लगता हो, एक दूसरे से आसानी से व्यापार का आवागमन आसानी से हो सके। तो ये जो भारत ने आसियान के 2 देशों के साथ कौन कौन से, एक सिंगापुर और दूसरा थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता भी किया। ये टकराव के स्थान पर बातचीत को बढ़ावा देने की नीति को अपनाए हुए हैं। तो इनका ये मानना है कि टकराव जब भी हो तो इसमें बातचीत से इसका सॉल्यूशन किया जाना चाहिए। ये एशिया का एकमात्र संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामले पर चर्चा के लिए मंच उपलब्ध कराता है। एशिया का सबसे बड़ा ये संगठन है। उसके बाद में देखो जो चुनौती देने की बात कर रहे थे अमेरिका को जो वैकल्पिक सत्ता के रूप में, तो चीन का विकास हमें इस पढ़ना पड़ेगा इस टॉपिक में, इस वीडियो में। तो चीन की अर्थव्यवस्था के उत्थान की अगर हम बात करें तो माओ के नेतृत्व में चीन का विकास 1949 की क्रांति के द्वारा चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। तो 1949-50 तक चीन का कोई खास विकास नहीं था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने सिस्टमेटिक ढंग से जैसे कार्य किया, जैसे रणनीतियाँ अपनाई, उसका तीव्र गति से ये विकास होना शुरू हो गया। तो माओ के नेतृत्व में चीन का विकास 1949 की क्रांति के द्वारा चीन की साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। 1949 में क्रांति की गई थी। 1978 के बाद चीन की आर्थिक सफलता को देखकर इसको एक महाशक्ति के रूप में देखा जाने लगा। तो 1978 के बाद आर्थिक सफलता को देखकर चीन अब इस पड़ाव पर आ चुके हैं। और जैसे कि मैंने शुरुआत में चर्चा कर दी थी कि कोरोना काल के बाद अब ये संभव, मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले 15-20 साल में यह हो सकता है कि विश्व की एकमात्र महाशक्ति बन जाए, ये अमेरिका को भी पीछे छोड़ दे। तो 1978 के बाद चीन की आर्थिक सफलता को देखकर इसको एक महाशक्ति के रूप में देखा जाने लगा। चीन जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है और क्षेत्रफल में चौथे स्थान पर है। विश्व में चीन की थल सेना सबसे बड़ी है। चीन अपने नागरिकों को रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा, सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के मामले में विकसित देशों से भी आगे निकल गया है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या व विकास के बाधा उत्पन्न कर रही है चीन में। चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया था। जो चीन एक अलग थलग सा पड़ा हुआ था, उसने 1972 में अमेरिका से संबंध स्थापित किया। उसने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को, मतलब कि जो अलग रहने वाला सिस्टम था, उसको समाप्त किया और अमेरिका के साथ में ये जुड़ गया। 1973 में प्रधानमंत्री जो चाउ एनलाइन ने कृषि, उद्योग, सेवा और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। 1982 में खेती को निजीकरण किया गया और 1998 में उद्योगों का भी निजीकरण किया गया। इसके साथ ही इसका विकास तेज गति से बढ़ा और चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसे क्या कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज स्थापित किए गए। तो चीन में स्पेशल इकोनॉमिक जोन या सेज कब स्थापित किए गए? 1998 में। फिर चीन के साथ भारत के संबंध। चीन के साथ भारत के संबंध कैसे हैं उसके बारे में देखो। पहले तो हम देखेंगे विवाद, क्योंकि चीन के साथ में ज़्यादातर विवाद की स्थिति बनी रहती है। तो विवाद या नकारात्मक जो पॉइंट है उसको आप देखेंगे। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने और भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के संबंध पर एकदम इनके संबंध बिगड़ चुके हैं। देखो, इसने तिब्बत पर भी हड़प लिया था चीन ने। और चीन वो क्या करता है कि जैसे कि लद्दाख वाले साइड में, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में भी या भारत की जगह को उसने दबाना शुरू कर दिया है।
और चीन द्वारा पाकिस्तान को मदद देना, चीन है वो पाकिस्तान की मदद करता है। चीन ने 1962 में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को जबरन स्थापित करने के लिए भारत पर आक्रमण किया था और ये भारत चीन युद्ध हुआ था जिसमें भारत की हार हुई थी। चीन भारत के परमाणु परीक्षणों का भी विरोध करता है, तो इतने अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन कुछ सकारात्मक पॉइंट भी है जो कभी कभी उभर कर आते हैं। जो सहयोग के क्षेत्र आपको अगर लिखना पड़े बोर्ड परीक्षा में, तो कैसे लिखोगे कि भारत और चीन के राजनीतिक संबंध उतार चढ़ावों के बाद भी वर्तमान में सौहार्दपूर्ण हो रहे हैं, मतलब ठीक ठाक हो रहे हैं। 1970 के दशक में चीनी नेतृत्व बदलने से अब वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख हो रहे हैं। अब वैचारिक क्रांति नहीं हो रही है, धीरे धीरे व्यवहार सुधर रहे हैं। 1988 के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की, जिसके बाद सीमा विवाद की स्थिति यथास्थिति बनाए रखने की भी पहल की थी। इससे पहले शुरुआती दौर में पंचशील सिद्धांत भी लाया गया था 1954 में, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर दोनों देशों में चिकित्सा, विज्ञान, बैंकिंग क्षेत्र, ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की सहमति जताई जा रही है। ये सहयोग के पॉइंट लिखने हैं आपको। शिक्षा के क्षेत्र में भी दोनों के मध्य सहयोग के संबंध बढ़ रहे हैं। 1999 में द्विपक्षीय व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से हमने इसको जाना, देखा। और दोस्तों एक चैनल और है हमारा, उस चैनल पर देखो काला की पाठशाला उस चैनल का नाम है, और उस पर भी कक्षा 12 से संबंधित ही मैटर मिलेगा आपको। तो वह अगर आपके काम का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर देखें। अगर इन नोट्सों को आपको लेना है, प्राप्त करना है, तो इस चैनल की कम्युनिटी में डिटेल ये कंप्लीट होने के बाद में डिटेल दे दी जाएगी, वहाँ से आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। कड़ी मेहनत की गई है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद साथियों, और प्रत्येक वीडियो पूरा देखा करें। धन्यवाद।